कल हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ लिए थे, उसकी वायु संरचना के बारे में। तो उसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम। लंबाई 12 सेंटीमीटर। अग्रशिरा की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। यहां से गेट होता है ना, तो जो ये गेट होता है बाबू, उसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिवलन कपाट। हाँ, ट्राइकास्पिड कहिए या त्रिवलन कपाट कहिए। ठीक है, और यहां से ऐसे था ना गेट, इसमें ऊपर की तरफ था, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये गेट था जो ऊपर लेकर के जा रहा था, और यहां से और यहां से आपका हार्ट का ऐसे एक यहां से गेट था आपका, यहाँ पे 3 ऐसे थे गोल गोल, फिर यहां से 3। ठीक है, ये आपका होगा मानव हार्ट। देखिए, तो कल हमने पढ़ा था इसके वायु संरचना के बारे में। क्या क्या पढ़ा था हमने? वायु संरचना। इसमें अलिंद कितना होता है? 2। और निलय 2। अलिंद का काम होता है रुधिर को इकट्ठा करना। अलिंद का काम होता है रुधिर को इकट्ठा करना, जबकि निलय का काम होता है रुधिर को हृदय से बाहर पंप करना। अब वो चाहे फेफड़ा में करे या शरीर में करे, निलय का काम होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा साइड था? राइट साइड, मतलब दायां, है ना। और ये बायां। इसे अलिंद कहते हैं, और इसे भी अलिंद कहते हैं। इसका नाम निलय, और इसका भी नाम निलय। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, यही होता है। अलिंद का काम होता है ब्लड को इकट्ठा करना, ब्लड को इकट्ठा करना। अब ध्यान से देखिए, जो शरीर से ब्लड बिना ऑक्सीजन वाला हृदय में आता है, वो कहां पहुंचता है? गलत, दायां अलिंद में। कहां पहुंचता है? दायां अलिंद में पहुंचता है। और फेफड़ा से जब ब्लड आता है ऑक्सीजन मिला करके, वो कहां आता है? बायां अलिंद में आता है। कहां आता है? बायां अलिंद में आता है। शरीर से जब भी ब्लड आएगा, शरीर से जब भी ब्लड आएगा तो कहां आएगा? दायां अलिंद में। और फेफड़ा से, मान लीजिए कुछ फेफड़ा है, बटरफ्लाई बन गया, तो यहां से जब ब्लड जाएगा तो कहां पहुंचेगा? बायां अलिंद में। ठीक है, और शरीर से दायां अलिंद में। नीले से जब ब्लड जाएगा
वो कहां पहुंचेगा? फेफड़ा में। तो किसके जरिए? फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी होता है फुफ्फुस धमनी से। और जब फेफड़ा से ब्लड अलिंद में आता है तो ये किससे आता है? फुफ्फुस सिरा। इस पर कुछ क्वेश्चन था जो कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि फेफड़ा से रुधिर अलिंद में किससे पहुंचता है, मतलब किससे होकर पहुंचता है या कैसे पहुंचता है? फुफ्फुस सिरा से होकर, ठीक है। और दायां नीले से रुधिर फेफड़ा तक कैसे पहुंचता है? फुफ्फुस। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वह कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है? गलत, गलत जवाब। देखिए, हमने आपसे कहा कि वो कौन सा ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। आप लोग गलत कर दिए, क्योंकि सभी सिराओं में बिना ऑक्सीजन का ब्लड पाया जाता है। सिरा उसी ब्लड को लेकर के आती है जिसमें ऑक्सीजन ना के बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक। लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है, जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा। क्या नाम है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा ही फेफड़े में जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया जाता है तो शुद्ध हो गया। तो शुद्ध रुधिर को फुफ्फुस सिरा लेकर के आती है बाएं अलिंद में। तो कौन सी ऐसी सिरा है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में ही कौन सा पाया जाता है? शुद्ध रुधिर। अब इसी पे क्वेश्चन और बन जाएगा कि वो कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर या बिना ऑक्सीजन का रुधिर पाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। याद रखिएगा, सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर और सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर, लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रुधिर और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर। यहां तो समझ में आ गया, ठीक। अब कोई ये पूछे कि फेफड़े में रुधिर शुद्ध होने के लिए कहां से आता है? फेफड़ा में रुधिर शुद्ध होने के लिए कहां से आता है? दायां नीले से। कहां से आता है? दायां नीले से आता है ना। और कोई ये पूछ दे कि फेफड़े से रक्त या रुधिर शुद्ध होकर कहां पहुंचता है? बायां अलिंद में पहुंचता है। क्लियर है आपको? ठीक। मतलब यह है कि दायां नीले ब्लड को फेफड़े तक पहुंचाता है, जबकि बायां नीले पूरे शरीर में पहुंचाता है। यहां तक कोई डाउट है? हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार में कितना ब्लड फेंकता है? 70 ml। मतलब कि 1 मिनट में कितना ब्लड? 5 लीटर, ठीक। अच्छा, तो ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में? वजन के 7%। चलिए, तो हम लोगों ने कल बाह्य संरचना देख लिया था, ठीक। हृदय कितनी झिल्लियों से मिलकर बना होता है? 2 झिल्लियों से। कौन कौन सी झिल्ली होती है? हृदयावर्णी और हृदयावरण। और उन दोनों के बीच में कोई एक द्रव्य पाया जाता है, उसका नाम हृदयावर्णी द्रव्य। हृदयावर्णी द्रव्य का काम होता है कि बाहर से लगे चोट या आघात से आपको बचाए और तापमान बढ़े या घटे उससे भी आपको बचा करके रखे, उसको नियंत्रित करे, ठीक है। तो ये काम होता है हृदयावर्णी द्रव्य का। ये तो हो गया ना, हृदयावर्णी 2 झिल्लियां होती है ना, हृदयावर्णी और हृदय आवरण। 2 झिल्लियां हो गई और उनके बीच में कौन सा द्रव्य? हृदयावर्णी द्रव्य, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ना था आज हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना पहला चीज होता है, आपको बाहर से भी देख के कल पता चल गया था कि 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ना। तो आज इसमें चलेगा अलिंद एवं नीले। अलिंद एवं पहला टॉपिक है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको लिखा देंगे, ठीक है। अलिंद एवं नीले। अच्छे भाव एक बात बताओ कि आप अगर घर पर दिन भर सोए रहते हैं तो आप ज्यादा मजबूत होंगे, जो काम कर रहा है वो मजबूत होगा, वो होगा ना।
उसको मजबूती चाहिए भी, उसको खुराक भी अच्छा लगेगा। जो काम करता है वो ज्यादा खाना खाता है, ठीक है, और जो काम नहीं करता वो थोड़ा सा खाना खाता है। देखिएगा जो लोग मैनेजर रैंक पे होते हैं या अधिकारी रैंक पे होते हैं वो थोड़ा सा खाना लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। दिमाग काम करता है लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए बीपी शुगर और सब तोहफे मिलता है हमको। तो अलिंद और नीलय, अलिंद काम क्या करता है? यह बस ब्लड को लेकर के रख लेता है अपने पास। अलिंद क्या करता है? ब्लड को लेकर के अपने पास रख लेता है। और नीलय उसको पंप कर रहा है ना, कोई फेफड़े के पास भेज रहा है, कोई पूरा शरीर के पास भेज रहा है। तो अलिंद की जो दीवारें होती हैं, अलिंद की दीवारें जो होती हैं वह नीलय की दीवारों से कम होती है, मतलब कम मजबूत होती हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अलिंद की दीवारें, अलिंद की दीवारें नीलय की दीवारों की अपेक्षा, नीलय की दीवारों की अपेक्षा, ये दीवार सही लिखे हैं, कौन सही रहेगा? ये देख लीजिएगा, दीवारों की अपेक्षा कम मजबूत होती है, कम मजबूत होती है। ठीक, क्या होता है? अलिंद की जो दीवारें होती हैं नीलय की दीवारों की अपेक्षा कम मजबूत होती हैं, क्योंकि अलिंद रुधिर को एकत्रित करता है, जबकि नीलय उसे फेफड़े में या पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी दीवारें क्या होंगी? मजबूत होंगी, क्योंकि ये प्रेशर लगाएगा ना, पंप करेगा तो प्रेशर से करेगा, तो ये हो जाता है। तो भी लिख दें कि अलिंद रुधिर को एकत्रित करता है, जबकि अलिंद रुधिर को एकत्रित करता है, जबकि नीलय रुधिर को हृदय से बाहर पंप करता है, हृदय से बाहर पंप करता है। अब चाहे फेफड़ा के पास करे या शरीर में करे, हृदय से बाहर पंप करता है। ये चीज हो जाती है। ठीक, तो मानव हृदय में कितने अलिंद? दो। और नीलय? अलिंद की दीवारें नीलय की दीवारों की अपेक्षा कम मजबूत होती हैं, क्योंकि यह केवल रुधिर को एकत्रित करता है, जबकि नीलय पूरे शरीर में रुधिर को पंप करता है। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग हो जाता है फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस, अब ये क्या चीज? ओवैलिस, अब ये क्या आ गया? अलिंद और नीलय तो कल आप लोग पढ़े थे, फोसा ओवैलिस के बारे में आपको पता नहीं है। फोसा ओवैलिस का नाम एक और होता है फोरामेन ओवैलिस। क्या नाम होता है? फोरामेन ओवैलिस। इसका काम होता है, जो दाहिना अलिंद है हमारा, ठीक है, कौन सा अलिंद? दाहिना अलिंद। तो दाहिने अलिंद में एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है। क्या होता है? छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है, उसी को हम लोग फोसा ओवैलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोसा ओवैलिस कहते हैं। यही गड्ढा जो होता है, अगर किसी बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाए, किसी बच्चे की डिलीवरी समय से, जैसे 9 महीने पे बच्चे का जन्म होना चाहिए, उससे पहले 7 महीने में अगर बच्चे का जन्म हो गया तो ये भर नहीं पाता है, जो छिद्र होता है वो भर नहीं पाता है बाबू। तो जब नहीं भरेगा तो उसके नहीं आदमी कहता है कि उसके दिल में छेद है, दिल में छेद है, ये सुराख रह जाता है, भर नहीं पाता है। ठीक है, तो जब बच्चा कोई भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसे कहते हैं फोरामेन ओवैलिस। जब तक बच्चा अपनी माँ के पेट में है, इस छिद्र का नाम क्या होता है? फोरामेन ओवैलिस। और जब बच्चे का जन्म हो गया और वो जो छिद्र था वो बंद हो गया, तो उसी का नाम होता है फोसा ओवैलिस। समझ में आया? जब किसी बच्चे का प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, समय से पहले अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो फोरामेन ओवैलिस जो है वो भरता नहीं है, और उसमें क्या रह जाता है? सुराख रह जाता है। क्योंकि अगर 9 महीने का टाइम लिया गया है किसी बच्चे को मैच्योर होने में, मतलब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और मैच्योर हो जाए, 9 महीने का समय लिया गया है,
अगर 9 महीने से बच्चे पहले किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो बहुत सी कमियां रह जाएंगी उसमें। जिस शरीर का विकास होना है वो विकास नहीं हो पाएगा, बहुत सी दिक्कतें आएंगी उसको। उसी में एक दिक्कत ये भी आ जाता है फोरामेन ओवेलिस वाला। फोरामेन ओवेलिस का जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो वो गड्ढा अपने आप भर जाता है। लेकिन अगर समय से पहले हुआ तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो फोसा ओवेलिस को क्या लिखेंगे कि यह दाहिने अलिंद में एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है या छिद्र होता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। भ्रूणावस्था में इसको फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोसा ओवेलिस को क्या लिखेंगे, यह दाहिने अलिंद में या दाहिने अलिंद में एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है। अंडाकार गड्ढा होता है या दाहिने अलिंद में एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। फोसा ओवेलिस कहते हैं। भ्रूणावस्था में इसे फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। फोरामेन ओवेलिस के नाम से, ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है तक? फोसा ओवेलिस यह दाहिने अलिंद में एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसे फोसामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। भ्रूणावस्था में इसे फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट यहां तक? कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। देखिए, अब अगला हेडिंग होता है इसका हृदय स्पंदन। स्पंदन का मतलब होता है ये धड़कना से लेकर के ले सकते हैं हम। तो हृदय स्पंदन में क्या होता है, आपको पता होगा कि पेसमेकर आप ये जानते होंगे कि ऑपरेशन के द्वारा लगाया जाता है, जिससे हमारा अगर हृदय सही से काम नहीं कर रहा है तो सही से काम कर सके। लेकिन पेसमेकर के पहले भी एक पेसमेकर प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में होता है। ठीक है, तो वो उसी को लिखते हैं हृदय स्पंदन या पेसमेकर। पेसमेकर, ठीक है। अब ये कहां होता है तो लिख देंगे कि यह दाहिने अलिंद के, थोड़ा शांत रहिए, यह दाहिने अलिंद के ऊपर स्थित क्या होता है, यह दाहिने अलिंद के ऊपर स्थित ऊतकों से ऊतकों के समूह से होता है। ऊतकों के समूह से होता है जिसे अलिंद सिरा नोड कहते हैं, जिसे पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि दाहिने अलिंद के ऊपर स्थित अलिंद सिरा नोड होता है। क्या होता है? अलिंद सिरा नोड, जहां से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां एक गांठ बन जाती है। जहां एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहां क्या बन जाएगी? गांठ बन जाएगी। उसी को हम बोलते हैं अलिंद सिरा नोड।
अलिंद सिरा नोड कहते हैं, जहां पे गांठ बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई एक जा रही है, दूसरा ऐसे गई, तो बन गया ना यहाँ पे क्रॉस। तो क्रॉस किसी को एक गांठ कहते हैं, और इस गांठ को ही पेसमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेसमेकर। जब हार्ट फेल किसी का होता है और वो हृदय सही से काम नहीं कर पाता है, तो मतलब कि नोड काम नहीं कर रहा सही से, उसी लिए उसके पास एक मतलब झटका देने वाला मशीन, जिसे हम पेसमेकर कहते हैं, ऑपरेशन करके लगा दिया जाता है। तो एक निश्चित समय अंतराल पे झटका देता है, और जैसे झटका देगा तो मतलब ये सिकुड़न होगा इसमें, और ये ब्लड को फ्लो कर देगा। तो हमारे हृदय स्पंदन, पेसमेकर की बात नहीं किए हैं हम, हमारे हृदय में जो प्राकृतिक रूप से चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में है। यह दाहिने अलिंद के ऊपर स्थित उत्तकों के समूह से शुरू होता है, जिसे अलिंद सिरा नोड कहते हैं, जिसे पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। यह तो समझा गया। अब बाबू देखो कपाट, तीसरा था और ये चौथा। त्रिवलन एवं द्विवलन कपाट होता क्या चीज है? देखिए, दाहिने अलिंद में जब यहां ब्लड आएगा ना, जब ये भरेगा तो ये गेट खुल जाएगा। ये इसको कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाट। तो ये कपाट जब खुलेगा तो यहाँ ब्लड भर जाएगा, और जब यहाँ भरेगा तो यह उसको पंप करेगा ऊपर की ओर। तो यह कपाट जो है, इनका नाम भी होता है बाबू, ठीक है। इसे कहते हैं त्रिवलन कपाट, और इसे कहते हैं द्विवलन। इसे कहते हैं ट्राइकास्पिड, और ये होता है बाई। दो को कहते हैं बाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड या द्विवलन कपाट है। कौन सा है? तो त्रिवलन कपाट कहां पाया जाएगा? आपके दिमाग में होना चाहिए, ये याद करने वाली चीज नहीं है बाबू। आप याद रखिएगा कि दाएं अलिंद और निलय के बीच त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। कहां पर? दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलन कपाट पाया जाता है, जबकि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवलन कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विवलन कपाट पाया जाता है, जो रुधिर को वापस जाने से रोकता है। बस यही है ना। देखो, ये वाल्व लगा है, ब्लड आ गया, जब इधर जैसे ब्लड फेंकेगा तो गेट बंद, भाई इधर नहीं आना है, तुम इधर से निकल लो, तो ये इधर से निकलेगा। वैसे यहाँ पे होता है, यहाँ से ब्लड इसमें आ जाएगा, जब फेंकेगा तो बंद, इधर से निकलो। तो ये चीज होती है। तो लिख देंगे कि त्रिवलन कपाट कहां पाया जाता है? दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच, दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलन कपाट पाया जाता है, जबकि बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विवलन कपाट पाया जाता है। द्विवलन कपाट पाया जाता है, जो रुधिर को वापस जाने से रोकता है। तो त्रिवलन कपाट कहां पाया जाएगा? दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिवलन कपाट। और द्विवलन कपाट कहां पाया जाएगा? हाँ, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में। इनका मुख्य काम होता है कि ब्लड एक बार उधर से इधर आ गया तो फिर इधर से वापस नहीं जाना चाहिए। यह इनका काम होता है, रोकने का। ठीक है। अब एक टॉपिक और है इसमें, कोरोनरी साइनस। क्या नाम है उसका? कोरोनरी साइनस। जो हृदय है, हृदय के ऊपर बहुत महीन
नसें होती हैं जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। वह ब्लड को हृदय में संचारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे मान लो कि यहां ब्लड आ गया, तो जो काम कर रहा है उसको भी तो खाना चाहिए। मतलब जो घर में अपने कमा रहा है वो सबको खिलाए, यह जरूरी है, लेकिन वो खुद भी तो खाए। खुद नहीं खाएगा तो कितना कमाएगा? तो हृदय जो पूरे दिन, मतलब बच्चे के जन्म से पहले, मतलब सबसे पहले तैयार होता है हृदय। मतलब 3 महीने बाद कहते हैं ना कि बच्चे की आवाज सुनाई देती है मां के पेट से। किसकी आवाज सुनाई देती है? हृदय की। इसमें शिथिलन जो होता है, प्रकुंचन और शिथिलन जो होता है, उसी की आवाज सुनाई देती है, लबडब की आवाज सुनाई देती है। तो उस समय से लेकर के अंतिम समय तक काम करता है। इसको खाना चाहिए। तो इसको जो खाना चाहिए वो इसमें से नसें लगी रहती हैं जो अपने लिए ब्लड ले लेती हैं, और उन्हीं का नाम होता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी। और कल एक चीज लिखा है कोरोनरी सल्कस। उसका काम क्या था? कल हमने एक टॉपिक लिखा था कोरोनरी सल्कस, और आज बता रहे हैं हाँ, अलिंद और निलय को अलग करता है, बांटने का काम करता है कौन? कोरोनरी सल्कस। ठीक है, ये दोनों को बांट देता है। यहां पे है कोरोनरी साइनस। इसको बता देंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा ना। इसका नाम होता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस। नस है ना अपनी भाषा में। तो कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस का काम क्या होता है? हृदय में रक्त की पूर्ति करना या रुधिर की पूर्ति करना। ठीक है, कोरोनरी साइनस का मतलब एक लाइन में अगर आपको पता करना हो तो हृदय को रुधिर संचारित करने के लिए कोरोनरी साइनस मदद करता है या काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है? जैसे मानिए कि शरीर में अगर रुधिर को ले जाना है तो कौन लेके जाता है? महाधमनी। ये भी क्वेश्चन था, पूछा गया था एग्जाम में कि शरीर में रुधिर किसके द्वारा जाता है? महाधमनी। और क्लास 10th के बोर्ड में महाधमनी को लिखा गया बाबू महाकांड। धमनी महाकांड। तो धमनी महाकांड या महाधमनी दोनों एक ही है, याद रखिएगा। क्या बोले हम? हाँ, धमनी महाकांड या महाधमनी दोनों क्या है? एक है। आपको बताया था ना कि जब शरीर से ब्लड निकलता है बाएं नीले से तो महाधमनी में जाता है, फिर धमनी में जाता है, फिर छोटी धमनी में जाता है। जबकि साइंस की भाषा में धमनी और छोटी धमनी को धमनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनिकाएं। यह धमनिकाएं कहलाती हैं। ये हो गया धमनी। महाधमनी क्या बोलता है वो? धमनी। उसके बाद धमनिकाएं, उसके बाद सीरा, सॉरी केशिका। सबसे पहले देखिए कोई जगह है यहाँ पे, इसको थोड़ा हटा दें, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले शरीर से अगर यहां से नीले से ब्लड निकलेगा तो धमनी, धमनिकाएं, धमनिकाएं, उसके बाद केशिका, कैपिलरी। कल समझाया था ना, केशिका से सिरा, महासिरा, और फिर अलिंद। ये आता है ना, ब्लड जो है धमनी से धमनिकाओं में जाता है, फिर केशिका, सिरा, महासिरा, अलिंद। जबकि क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर में रुधिर किसकी सहायता से जाता है, और उसका टॉप मतलब आंसर था महाधमनी। आपको कभी समझा चुके हैं, तो वही चीज लगातार पूछता है। ये चीजें आपको समझा दिए कि कहीं अगर ये पूछ दिया, क्योंकि एग्जाम का बात है, कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि शरीर से ब्लड आया अलिंद में, अलिंद से गया नीलय में, नीलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा ब्लड का कहां पहुंचा? फेफड़ा में पहुंचा। फेफड़े में ऑक्सीजन मिलने के बाद जो रुधिर है वो फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं अलिंद में आया, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में आया, और बाएं नीले से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी सिरा,
सिरा, महासिरा होते हुए कहां पहुंच गया? अलिंद में। ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, और कहां पे किस नस की जरूरत पड़ रही है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको पता चल गया कि कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। कौन सी सिरा है? फुफ्फुस सिरा। कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है? क्योंकि देखो केशिका के बाद जब चलता है ना बाबू, तो इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो देखो हर जगह सिरा सिरा है ना, इसमें कौन सा रक्त? अशुद्ध। लेकिन एक ही सिरा ऐसा है जहां पे शुद्ध रुधिर पाया जाता है। कौन सा? फुफ्फुस सिरा। तो जैसे ही फुफ्फुस लगे, काम उल्टा। फुफ्फुस लग जाएगा तो काम उल्टा। धमनी में शुद्ध रुधिर चलता है, लेकिन जैसे लगा फुफ्फुस तो क्या हो जाएगा? उल्टा, अशुद्ध रुधिर। और सिरा में चलता है अशुद्ध रुधिर, और जैसे लग गया फुफ्फुस तो क्या हो जाएगा? शुद्ध रुधिर हो जाएगा ना। दिमाग में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहेगा, याद करना है या समझना है, कुछ ना कुछ तो टेक्निक निकालना पड़ेगा उसमें से, कैसे हम उसको जल्दी याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ लिया कितना टॉपिक? 5 टॉपिक पढ़ लिया हमने कोरोनरी साइनस। अब तो कुछ टॉपिक छूट नहीं रहा है ना इसमें, अब तो कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो यही आपके हृदय की बाह्य और आंतरिक संरचना होती है। दोनों आपको क्लियर हो गया है? देख लीजिएगा, कुछ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है।